तो हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम एक बार पुनः जो है हिंदी वर्णमाला का रिवीजन करने जा रहे हैं। हालांकि हमने सब पढ़ा दिया है, लेकिन एक बार कुछ चीज़ों, कुछ कॉन्सेप्ट को जो आप लोगों को कन्फ्यूजन है उसको एक बार पुनः जो है हम चाहेंगे कि आप लोग क्लियर कर लें। और जो लोग कोई दूसरा काम कर रहे हो तो वो अपने आप को कंसंट्रेट करें, ठीक है। कंसंट्रेट योर माइंड ऑन द ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ठीक है। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला जैसा कि आप जानते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और जो है हिंदी वर्णमाला जो बना हुआ है इसमें दो तरह के वर्ण होते हैं, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। स्वर वे वर्ण हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। और व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। केवल बाद में बहुत मौका मिलेगा लिखने का, अभी तक क्या कर रहे थे, लिख सकते थे, ठीक है। तो अगर बुरा मत मानिएगा, वो आपके सुधार के लिए है, ठीक है। स्वर, स्वर वे वर्ण है जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आ ई उ री ए ओ औ ये 11 वर्ण आते हैं। यानी जो मूल रूप से जो स्वरों की संख्या है वो 11 है। कुछ विद्वान, हम स्पष्ट करते चल रहे, ध्यान दीजिएगा, कतिपय विद्वान जो है वो अयोगवाह, जो अंग और आह है, अंग और आह यानी अयोगवाह को जोड़ करके और इसकी संख्या 13 कह देते हैं। कुछ विद्वान इस स्वरों की संख्या, जैसा कि विजय शंकर, डॉक्टर विजय शंकर जी हैं जो कि एक अच्छे राइटर माने जाते हैं, राजस्थान के हैं। उन्होंने कहा कि आजकल इंग्लिश का जो है वो फैशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से हिंदी में एक आगत व्यंजन, एक आगत स्वर आ गया है जिसे ऐ कहा जाता है। ऐ आप देखते होंगे पीएचडी वाले जो डॉक्टर होते हैं या उस तरह का ऐसे ऐ लगा होता है ना, इसी लगा होता है, तब ऐ शब्द को ले लेते हैं और वो कह देते 12 होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक जो मानक हिंदी व्याकरण है, स्टैंडर्ड हिंदी ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ, जो पढ़ाया जाता है विद्यालयों में और हर जगह, मानक हिंदी व्याकरण में हमारे जो है स्वरों की संख्या जो है वो 11 होती है। और जो हमारे जो अनुस्वार और विसर्ग हैं, यानी जो अंग और आह या अयोगवाह है, उनको लिखा जरूर स्वरों के साथ जाता है, लेकिन उनके बारे में एक टिप्पणी ये कर दी जाती है कि ये जो है अपवाद के रूप में है, यानी स्वर के रूप में भी काम करते हैं और व्यंजन के रूप में भी काम करते हैं। तो अगर परीक्षा में जो स्वर से लेके प्रश्न दो तरफ से बन सकता है। सामान्यतः स्वरों की संख्या होती है तो वहां पे 13 विकल्प दे सकता है, ठीक है। सामान्यतः स्वरों की संख्या, यानी सामान्यतः का मतलब सबको मिला जुला के बात कर रहा है ना, जनरलाइजेशन कर दे रहा है। तो सामान्यतः स्वरों की संख्या 13 होती है। अगला प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि स्वरों की संख्या होती है तो 13 देगा, 11 देगा, 12 देगा, 14 दे सकता है। तो वहाँ आप जो है 11 लगाएंगे, 11 ही एथराइज है, 11 आयोग मानता है। एक प्रश्न और बन सकता है, यही कान पकड़ के घुमा देगा, मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है। मूल रूप से स्वरों की, ना कि मूल स्वरों की, क्लियर होइएगा। मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 13 होती है, 10 होती है, 12 होती है, तो कितना लगाएंगे? 11 होती है। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब देखिए, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वर यानी ह्रस्व स्वर। मूल स्वर, वहाँ मूल रूप बोल रहा है, थोड़ा सा भी मतलब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मूल स्वरों की संख्या यानी ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। द्विमात्रिक स्वर
या दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कोई दिक्कत नहीं ना। मूल स्वर में अ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर में जो है ना, हर स्वर में वो आ गया। दीर्घ स्वर में अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आ गए। ठीक, क्लियर हुआ ना। इस स्वर को अच भी कहा जाता है। एक प्रश्न और बनता है, अच वर्णों की संख्या कितनी होती है, ऐसे करके पूछ सकता है। स्वर की जगह अच शब्द, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए अच वर्ण कहा जाता है। क्लियर। अब स्वर में कोई कंफ्यूजन किसी को बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आगे चलें, अगर परमिशन आप लोगे तभी चलेंगे हम आगे। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो किसी को तो ऑपरेशन, अगर कोई चीज़ फोड़ा हुआ हो तो उसको नासूर बनने से पहले ऑपरेशन कर लेना चाहिए, न तो फिर वो बाद में जानलेवा हो जाता है। दिक्कत तो नहीं है ना? 3 दिन से ही वर्णमाला पढ़ा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, अब भी अगर दिक्कत आए तो फिर तो समस्या है। ठीक है, तब इलाज कराना पड़ेगा फिर जो है। चलिए, अब स्वर में फिर जब हम व्यंजन की, हाँ, अब जब हम इस वर्णमाला में स्वरों की बात कर चुके, अब हम व्यंजन वर्णों की बात करते हैं। तो व्यंजन वर्ण वे वर्ण हैं जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों की का जो प्रकार है वो कई तरीके से डिफाइन किया गया है, लेकिन जो सामान्य रूप से नॉर्मल तरीके से जो व्यंजन वर्ण है, उस पर जो मानक हिंदी व्याकरण की बात करते हैं उसके आधार पर देखेंगे। तो स्पर्श व्यंजन सबसे पहले आता है, यानी का से लेकर के और मा तक, यानी का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं का वर्ग में जो है का से कबूतर से लेकर के अंगा माने कुच्छना तक। ठीक, चा वर्ग में चा से चरखा से लेकर के और इया माने कुच्छना तक, और टा वर्ग में टा से टमाटर से लेके अड़ा माने कुच्छना तक, और ता वर्ग में ता से तबला से लेकर के ना माने नल तक, और पा वर्ग में पा से पतंग से लेकर के माँ से मछली तक। यानी कबूतर से लेके मछली तक का ये जो हम सफर तय कर रहे हैं, ये पूरे जो पंचमाक्षर के वर्ण हैं, यानी एक लाइन में 5। ठीक है, और 5 लाइनें, तो 5 गुणे 5 = 25। ये 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। लेकिन कुछ विद्वान स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 बता देते हैं। तो ऐसी स्थिति में 25 में 2 जोड़ दिया जाए तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 हो जाती है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल तरीके से कितने हैं? 25। हाँ, आगे चलते हैं। फिर हम आते हैं अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों, इसे स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? जीवा के स्पर्श के कारण ये उच्चारित होते हैं। बिल्कुल, यानी इन जो है व्यंजनों का उच्चारण जब किया जाता है तो हमारी जिह्वा जो है हमारे मुख के किसी न किसी भाग को जरूर टच करती, जरूर स्पर्श करती है, तो वो स्पर्श व्यंजन हो जाता है। क्लियर? इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब वो स्पर्श संघर्षी और वो सारी चीज़ें, वो उसका अंदर भेद है, वो मैं नॉर्मल रूप से आपको पढ़ा चुका हूँ, यहाँ नहीं बताऊँगा, नहीं तो कंफ्यूज करेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ जो मानक हिंदी व्याकरण है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको पूछा जाता है। फिर आप आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ यानी जो व्यंजन अंदर स्थित होते हैं, अंतः स्थित होते हैं, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिनका उच्चारण करते समय अंदर से आवाज़ निकलती है, दिल से आवाज़ निकलती है, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यानी देखिए, या, रा, ला, वा, आप इसको बोलेंगे तो कहीं न कहीं जो है आपके अंदर से आवाज़ आती है। ठीक है, तो इसलिए ये ध्वनियाँ अंदर से निकलने के कारण जो है अंतस्थ ध्वनियाँ या अंतस्थ व्यंजन कहलाती हैं। ठीक है, फिर ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं। तो ऐसे व्यंजन
जिनका उच्चारण करते समय मुंह से ऊष्मा निकलता है या मुंह में गर्माहट का अनुभव होता है, उस व्यंजन कहलाते हैं श, श, श और हा। फिर बात आती है आगत व्यंजनों की। तो जिस तरह से हमने आगत स्वर के बारे में बताया था कि ए जो आगत स्वर है, उसी तरीके से दो व्यंजन जा और फा आगत व्यंजन है। ठीक है। फिर बात आती है संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के योग से बने होते हैं। ठीक है। अगर उसको कायदे से विभाजित किया जाए, खंड खंड किया जाए, एकदम तोड़ा जाए, तो उसमें जो है व्यंजन के साथ साथ स्वर भी ध्वनित होती है। जैसा कि आप देखते हैं छ जो है उसको जब तोड़ेंगे तो क और शा और आ में टूट जाएगा, का में भी हलंत लगेगा और शा में और फिर उसके बाद आ स्वतंत्र रूप से निकल जाएगा। छ बोलिए छ कक्षा 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 न बोलते हैं। तो छ में ये चीज का और शा से मिल के बना है, इसीलिए ये जो है संयुक्त व्यंजन होता है। त्रा त्र त्र ता और रा। ठीक है। इसमें आ निकल रहा है, ज्ञान ज इया आ निकल रहा है, स्र स ये कौन सा सा, ताला पे सा और रा और आ। ठीक है। इस तरीके से अब हमने कुछ और बताए थे आपको, लुंठित व्यंजन बताया था। ठीक है। लुंठित व्यंजन कौन सा है? रा आपका लुंठित व्यंजन है। ठीक है। एक आपका जो बताया था, अच्छा लुंठित को और किस नाम से जाना जाता है? प्रकंपित। ठीक है। हाँ, क्योंकि इसको बोलते समय जिह्वा कंपित होती है। ठीक है। रा रा और टेढ़ी भी होती है, तो लुंठित इसीलिए कहा जाता है। और ये रा बड़ा खतरनाक है, इसका उपयोग बड़ा जो है कई तरीके से होता है। कभी ऊपर लगता है, कभी नीचे लगता है, कभी एकदम नीचे लगता है, मतलब कई तरीके से लगता है ना रा। फिर उसके बाद एक आपको बताया था पार्श्विक। तो पार्श्विक व्यंजन यानी जिसका उच्चारण करते समय जिह्वा के बगल से, पार्श्व से जो है वो हवा निकल जाती है, वो पार्श्विक व्यंजन कहलाता है ला ला। और पार्श्विक इस कारण भी कहा जाता है कि जिह्वा की जो नोक है वो हमारी वर्ष पे टच करती है। ठीक है। तालु के अग्रभाग पे जो दांत और तालु के जो बीच का भाग है उस पे टच करती है। एक हमने काकल्य व्यंजन बताया। ठीक है। कौन कौन है? हा और का। ठीक है। क्योंकि इनका जो है ये काकल्य जो हमारी स्वर ध्वनि, स्वर यंत्र, एक इसका एक और नाम दिया था स्वर यंत्र मुखी, क्योंकि ये स्वर का हमारा यंत्र है। इस पे एक साउंड लगा हुआ, चिप लगा हुआ है, आप जिसे जो भी कह दीजिए, तो यहीं से तो आवाज़ निकलती है ना। तो ये काकल्य से ये ध्वनित होती है, काकल्य से निकलती है हा और का, ह क। तो इसलिए इसे जो है स्वर यंत्र मुखी या काकल्य कहा जाता है। अब रही बात व्यंजनों की संख्या की, तो मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कतिपय विद्वान जो है वो द्विगुण व्यंजन को जोड़ देते हैं, तो उसके अनुसार जो है कितनी द्विगुण व्यंजन और आगत व्यंजन को जोड़ देते हैं, तो उसके अनुसार जो है वो 37 हो जाती है। अब पूरी वर्णमाला की जब बात हम करते हैं, तो पूरे वर्णमाला में जो है 52 अक्षर होते हैं। ठीक है। जब 52 अक्षर की बात की जाती है, तो या तो अयोग वाह को हटा देते हैं या फिर जो है आगत को। अगर आगत को लेंगे तो अयोग वाह को छोड़ देंगे, अगर अयोग वाह को लेंगे तो आगत को छोड़ देंगे। तो यहीं पे हम लिख भी देते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन कौन है? आगत नहीं यार, वो अयोग वाह, अयोग वाह, ये जो है अयोग वाह के अंतर्गत
कौन कौन आते हैं? अंग आता है, अंग जिसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। और आह आता है जिसे हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है। आ का उच्चारण करते समय मुंह से आवाज निकलती है, जबकि अंग का उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से, यानी अनुस्वार जो है वो वर्ण है जो नाक और मुंह से दोनों से बोले जाते हैं। ठीक है। तो ये आपने देख लिया, और चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, इसकी फोटो खींच सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमने बहुत संक्षेप में आपको वर्णमाला का परिचय, हिंदी वर्णमाला का परिचय दिया। और हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। जय हिंद, जय हिंदी। शेयर लाइक करते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद। हम जो है घोषत्व के आधार पर व्यंजन का भेद बताने जा रहे हैं। तो घोषत्व, घोष क्या होता है? व्हाट इज घोष? तो जो स्वर तंत्रियों में हमारे कंपन होता है वही घोष कहलाता है। जैसे हम का बोलते हैं, खा बोलते हैं, ठीक है, गा बोलते हैं, घा बोलते हैं, अंगा बोलते हैं। तो का खा जल्दी से बोल देते हैं, कम कंपन होता है। का खा, ग घ अंगा तो ज्यादा देर तक कंपन होता है, तो वही घोषत्व कहलाता है। तो जिसमें ज्यादा कंपन हो वो घोष हो जाता है, जिसमें कम कंपन हो वो अघोष हो जाता है। ठीक है। अब किस वर्ण में ज्यादा कंपन होता है, ये अगर आप बोल बोल के करेंगे तो फिर आपको समय लगेगा। इसके लिए एक फार्मूला है कि जो है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और इसके साथ साथ अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये जो है घोष के तहत आते हैं। इसके लिए हमने कोड एक बनाया, मैं दिमाग में आया तो हमने कोड बना दिया, तो थोड़ा आसान हो गया याद करने के लिए। इलाहाबाद में जो लोग गए होंगे या रहे होंगे या कुछ दिन के लिए, तो वहाँ अगर टेम्पो स्टैंड गोविंदपुर में जाएंगे तो गोविंदपुर टेम्पो स्टैंड पे घोष के मिठाई की दुकान है। ठीक है। घोष एक्चुअली बंगाली लोग होते हैं और बंगाली लोग मिठाई बनाने में बड़े उस्ताद होते हैं। ठीक है। तो घोष की मिठाई चाहे जहाँ भी हो, देखिए हर जगह घोष स्वीट हाउस है तो वो सबसे बेहतरीन मिठाई अक्सर देता है। अब कमियाँ करे वो अलग बात है। तो इलाहाबाद के टेम्पो स्टैंड, गोविंदपुर टेम्पो स्टैंड पे घोष की दुकान थी, तो लोग मिठाई खा रहे थे तो हम जाने लगे। तो हमको घोष अघोष पढ़ाना था, तो दिमाग में हमारे आया घोष की मिठाई बड़ी महंगी है। ठीक है। तो अक्सर जो है जिसका सिलेक्शन होता तो कहते चलिए घोष के यहाँ पार्टी दीजिए। तो घोष की मिठाई बड़ी महंगी है, लेकिन खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो हमने इसके लिए कोड बना दिया कि घोष की मिठाई, घोष कोड लिख सकते हैं आप लोग, कोड घोष की मिठाई 345 रुपया केजी, किलोग्राम हमने खाई। और अंदर का मतलब अंतस्थ हो गया, अंतस्थ, अंदर बड़ी मजा आई। बड़ी क्या आई? मजा आई। और सबने हाहाकार, सबने एक स्वर में हाहाकार मचाई, हाहाकार मचाई। अब देखिए ये पॉइंट आपको क्या भूलेगा क्या? घोष की मिठाई 345 रुपया केजी हमने खाई और अंदर बड़ी मजा आई और सबने एक स्वर में हाहाकार मचाई। अब हम स्वर को भी इंक्लूड कर दें। सबने का मतलब देखिए घोष की मिठाई यानी घोष वर्ण,
तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी बड़ा महंगा है, 345 रुपये किलो। और उसके बाद हमने खाई अंदर अंदर, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और प्लस अंतस्थ वर्ण। और उसके बाद जो है सारे स्वर, सबने एक स्वर में सारे स्वर और हाहाकार मचाई, यानी हा। ये क्या है? घोष है। अब इसे सरल फार्मूला अगर आप लोग बना लीजिएगा तो और अच्छी बात है, नहीं तो हमारे फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, पूरी लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगा और एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक। अब अघोष क्या है? देखिए कभी कभी सघोष दे दे तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, घोष सही सघोष। ठीक है। अब उदाहरण अगर दे हम एग्जाम्पल, अभी घोष सघोष अलग कर देंगे, पहले अघोष को भी बता देते हैं। अघोष, अघोष, अघोष में कौन सा आएगा? इसमें अब देख रहे 3, 4, 5 को ले लिया, 5 होता, अब बचा कौन? एक बचा, और कौन बचा? दो बचा। पहला, दूसरा, फर्स्ट, सेकेंड वर्ण, यानी प्रत्येक किसका? प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस, ठीक है, ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। एक तो बाइकाट हो गया है, हा को उसका पानी बंद हो गया, हा को छोड़कर वो लगता है गैर बिरादरी विवाह कर लिया, उसके बिरादरी वाले क्या कर दिए? हाँ, उसको छोड़ दिए कहीं, अब तुम्हें उसका पानी बंद कर देते हैं छोड़ कर। ठीक है, मिठाई खाने में चला गया था, वो इस ग्रुप का था, वो उस ग्रुप में चला गया, तो मामला गड़बड़ हो गया, उस व्यंजन हा को छोड़कर। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? अब उस व्यंजन में कौन आता है? हाँ, ठीक है, हा को छोड़कर, यानी कौन कौन? शा, शा और शा, यानी दूसरा, पहला दूसरा प्लस हा। अब घोष की मिठाई महंगी वाली है और ये मिठाई 12 रुपये किलो वाली है, तो जब 12 रुपये किलो वाली मिठाई खा लोगे तब फिर क्या होगा? श श श, ठीक है, सा सा सा, यानी कि आपको तीखा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, डकार आएगा। ठीक है, तमाम प्रकार की समस्याएं आएंगी। ठीक है, तो अगर इसको बनाना चाहो तो कह सकते हो कि सस्ती वाली मिठाई हमने खाई और उसके बाद जो है फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मुंह से उस्मा निकल आई, डकार निकल। हाँ, वेरी गुड, सही पकड़ी है। ठीक है, दोनों याद करने की क्या जरूरत है? एक याद कर लीजिए, एक तो अपने आप निकल आ रहा है, एक के याद, दोनों याद करेंगे पक्का कंफ्यूजन होगा। एक तो याद करिए, ठीक है, एक है सादे सब सदे सब सादे, एक नौकरी मिलती है और एक विवाह आता है तो अगला भी आने लगता है, जब तक एक को नहीं आता तब तक एक को नहीं आता। एक नौकरी मिलती है, उसके बाद अगली नौकरी मिलने लगती है, कॉन्फिडेंस वो हाई हो जाता है ना, स्वतः सारी प्रक्रियाएं होने लगती। फिलहाल मैं वहाँ तो मजाक के लिए कह रहा था। ठीक है, तो ये आपका जो है घोष और अघोष हो गया। एक छोटा सा वीडियो था हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन है। तो हम जो है अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बताना चाहते हैं। 2 मिनट का समय आप लोग दीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। देखिए प्राण क्या होता है? प्राण का मतलब होता है हमारी प्राणवायु। प्राणवायु, प्राणत्व यानी जो प्राणवायु बोलते समय जो वायु निकलती है, ठीक है, हमारे हृदय से, वो जो है वो ज़्यादा निकल रही है या कम निकल रही है? ज़्यादा निकल रही है तो महाप्राण है, और कम निकल रही तो अल्प प्राण है। ठीक है, तो प्राणत्व के आधार पर जो है, जो व्यंजन का भेद होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक अल्प प्राण यानी जिसमें थोड़ी प्राणवायु निकलती है, वो अल्प प्राण होता है, और इसके तहत 135 यानी पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन यानी या र ल वा, ये अल्प प्राण कहे जाते हैं। और उसके अलावा जो है जब महाप्राण की बात करते हैं
तो महाप्राण के तहत यानी जिसमें जो है वायु प्राणवायु ज़्यादा निकलती है, ठीक है, वो महाप्राण कहलाते हैं। और महाप्राण के तहत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है और इसके साथ ही साथ उस व्यंजन यानी स स श हा आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप प्रयोग करके देख सकते हैं। आप देखिएगा, अल्पप्राण को बोलिए का बोलिए, का जल्दी से बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जो है का को बोलते समय उतनी प्राणवायु नहीं निकलती, खा में कहीं न कहीं ज़्यादा निकलती है, ठीक है, खा में ज़्यादा निकलती है। गा थोड़ा जल्दी से कह दिया जाता है और उसके बाद घा, ठीक है, गा और फिर उसके बाद घा जब बोलेंगे तो घा में भी ज़्यादा घर्षण हो रहा है, ज़्यादा प्राणवायु निकल रही, घा, और फिर अंगा, ये थोड़ा जल्दी से कह दिया जाता है, ठीक है। तो अल्प प्राण और महाप्राण की जब बात करते हैं तो एक तरफ अल्प प्राण करेंगे और दूसरी तरफ महाप्राण करेंगे। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा आएगा। तो मैं एक तरफ से देखता हूँ। सबसे पहले आप अल्प प्राण को लिख लीजिए। तो पहला जो है, पहला कौन है? का है, और चा वर्ग का चा, फिर टा, फिर ता। अब आगे जगह नहीं है। अब इसमें खा को देखेंगे नहीं आएगा, गा तीसरा लिखिए, पहला तीसरा गा, और फिर पहला तीसरा पांचवा अंगा, फिर चा, छा छोड़ देंगे, जा, फिर झा इया ना, फिर टा, टा के बाद ठा छोड़ देंगे, डा, ढा, अड़ा, फिर ता, ता था छोड़ देंगे, ता के बाद था, दा, फिर धा, फिर ना। इस तरीके से अब प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे आप? या, रा, ला, वा। अब महाप्राण में जब आप चलते हैं तो आप सीधे सीधे दिमाग में अपने प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा रखिए। दूसरे के लिए जो है दूसरा खा है, ठीक है, और चौथा क्या है? घा है, फिर छा, झा, फिर का खा गंगा चसा ये टा, टा ठा, खा, डा, ढा, ठीक है। और उसके बाद और भी आएगा, लेकिन सा, सा, सा और हा। अब हम अगर किसी से पूछ लें, जैसे किरण तो चली गई, हम किरण से ही पूछने वाले थे, ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं। हम आपसे जानना चाहते हैं जो है आकांक्षी जी कि जो है ये बताइए वा कैसा है? अल्प प्राण है कि महाप्राण है? वा या रा ला वा अल्प प्राण है। अब ऐसे करके पूछेगा कि वा है अल्प प्राण घोष, घोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, घोष महाप्राण, घोष अल्प प्राण, अघोष अल्प प्राण। अब बताइए अल्प प्राण और घोष, क्या ऐसा कह के सभी लोग बता सकते हैं? आप बताइएगा मोहतरमा कि जो है ये आपका जो है हा कैसा है? हा महाप्राण, वेरी गुड। अब कैसा है? घोष है का घोष है? हाँ, घोष महाप्राण। अब सीधे सीधे घोष महाप्राण। देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। इसमें जो है, इसमें जो महंगी वाली मिठाई थी वो घोष थी, और इसमें जो महंगी वाली मिठाई थी वो जल्दी खा जाते थे अल्प प्राण। महंगी मिठाई जल्दी खाते ना जी, और सस्ती मिठाई देर में अच्छा नहीं लगता, नाक घों सिकोड़ते हैं। तो आप कह सकते हैं 135 रुपये किलो वाली मिठाई खाई, अंदर अंदर मजा, बड़ी मजा आई। 135 रुपये किलो वाली मिठाई जल्दी जल्दी खाई, अंदर अंदर बड़ी मजा आई। तो इसके लिए कोड बना सकते हैं, कोड 135 रुपया किलो वाली मिठाई अल्प कर लीजिए, अल्प तो समझ गए, अल्प समय में खाई, अंदर अंदर बड़ी मजा आई, ठीक, अंदर अंदर बड़ी मजा आई।
तो इस तरीके से आपका हो गया। तो हिंदुस्तानी मानस पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय हिंद।